हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समजात, समरूप तथा अवशेषी अंक के बारे में डीप स्टडी करेंगे। ये सारे टॉपिक जैव विकास चैप्टर के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जैव विकास के अंतर्गत यह एक प्रमाण के तौर पे सारे अंक पाए जाते हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैव विकास के प्रमाण अर्थात एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सभी जीवों, जंतुओं, पेड़ पौधे और मनुष्यों के अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि इनकी विकास दर अलग अलग प्रकार से परिवर्तित हुई है। जैसे इनकी संरचना में परिवर्तन, उनके आकार में परिवर्तन तथा मनुष्यों और जीव जंतुओं के भ्रूणीय विकास में परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसे परिवर्तन हमें आदिकाल से लेकर वर्तमान समय के बीच में जीवों के निरंतर विकास के कारण ही देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। पहला है तुलनात्मक आकारिकी तथा शारीरिकी से प्राप्त प्रमाण। दूसरा है संयोजक कड़ियों से प्राप्त प्रमाण। तीसरा है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त प्रमाण। चौथा है तुलनात्मक भौतिकी से प्राप्त प्रमाण। पांचवा है जैव भौगोलिकी वितरण से प्राप्त प्रमाण। वहीं छठा है आनुवंशिकी से प्राप्त प्रमाण। सातवां है जीवों का घरेलू पालन करने से प्राप्त प्रमाण। आठवां है अनुहरण और रक्षात्मक सादृश्यता से प्राप्त प्रमाण। नौवां है जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण और 10वां है जीवों के अवशेषी अंगों से प्राप्त प्रमाण। पहला पॉइंट तुलनात्मक आकारिकी तथा शारीरिकी से प्राप्त प्रमाण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अंतर्गत हम समजात तथा समरूप अंग को पढ़ेंगे। वहीं 9वां पॉइंट जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण तथा 10वां जीवों के अवशेषी अंगों से प्राप्त प्रमाण। ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है तुलनात्मक आकारिकी तथा शारीरिकी से प्राप्त प्रमाण। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 15 लाख से भी अधिक जीव जंतुओं में हमें इनकी शारीरिक संरचना के आधार पर कुछ समानताएं तथा कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। किंतु जिन जीवों के अंतर्गत समानताएं देखी जाती हैं वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसीलिए इन्हें हम एक वर्ग के अनुसार बांटते हैं। जीवों में शारीरिक संरचना में समानता पाए जाने के कारण इन्हें हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है समजात संरचनाएं, दूसरा है समरूप संरचनाएं। नेक्स्ट है समजात रचनाएं या होमोलॉगस ऑर्गन। समजात रचनाओं की खोज का श्रेय वैज्ञानिक बफन को जाता है। इन्होंने इसकी खोज 1750 में की थी। इनके अनुसार मानव और जीव जंतुओं के अंगों में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे इनके अंगों की उत्पत्ति एवं मूल रचना एक समान होती है, किंतु इनके अंगों के कार्यों में हमें अंतर देखने को मिलता है। इसे ही हम समजात अंग कहते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे मानव के हाथ, चीता के पैर, व्हेल के पर और चमगादड़ के पंख, इन सब की अस्थियों की संरचना एक समान है, किंतु इनके कार्य अलग अलग हैं। जैसे मानव के हाथ सामान को उठाने में सहायक हैं, चीता के पैर दौड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, व्हेल के पर तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, वहीं चमगादड़ के पंख इसे उड़ने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति और संरचना एक समान है, किंतु इनके कार्य अलग अलग हैं। इसे ही हम समजात अंग कहते हैं। आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत हम समझेंगे किस प्रकार से मानव और जीव जंतुओं के अस्थियां, इनकी संरचना और उत्पत्ति एक समान है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये मानव में पाए जाने वाली एक लंबी अस्थि है, इसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर आपको एलिगेटर, पेंगुइन और बैट में दिखेगा। वहीं ये अस्थियां आगे चल के दो भागों में विभाजित होती हैं। एक को हम रेडियस बोलते हैं, दूसरे को अल्ना बोलते हैं। कलाई की अस्थि को हम
कार्पेल्स बोलते हैं। वहीं यहाँ पे इस भाग में पाए जाने वाले अस्थि को हम मेटाकार्पल बोलते हैं। और फिंगर्स की ये जो अस्थियां होती हैं इन्हें हम फेलेंजेस बोलते हैं। इसी प्रकार से सेम संरचना मानव में, पेंगुइन में और बैट में भी पाया जा रहा है। अतः आपको दिख रहा है कि इनकी उत्पत्ति और संरचना एक समान है, किंतु इनके कार्यों में विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। इसे ही हम समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समरूप या समवृत्ति रचनाएं। समरूप अंग या एनालॉगस ऑर्गन, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों में ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनके कार्य समान होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति और उनकी रचना विभिन्न प्रकार की होती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और कीट के पंख। इन अंगों के कार्य तो समान है, ये उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति और इनकी रचना अलग अलग प्रकार से है। इसीलिए हम इसे समरूप अंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह अंग समजात अंग के विपरीत है। समजात अंग के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान थी, परंतु उनके कार्यों में अंतर था। वहीं समरूप में इनके कार्यों में समानता दिखती है, परंतु इनकी मूल रचना और उत्पत्ति में अंतर है। इस डायग्राम को हम समझते हैं। इस डायग्राम के अनुरूप हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से समरूप अंग अलग होते हैं। ये चमगादड़ की संरचना है। ये डायग्राम मैंने इसके पहले अभी आपको क्लियर किया था कि इसे हम फेलेंजेस बोलते हैं, परंतु यहीं अगर आप पक्षी के डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर इनकी संरचना ऐसी नहीं है, साथ ही इनके साथ पंख पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर इस फेलेंजेस में पंख नहीं पाए जाते हैं। इनमें केवल एक कहा जाता है स्किन की लेयर जैसी होती है, जैसे हमारे हाथों में होते हैं उस प्रकार से। वहीं कीट की संरचना हम देखेंगे तो कीट में इनमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, ये विदाउट अस्थि होती हैं, और इसीलिए इनके ये पंख जो हैं ये केवल कहा जाता है रोएदार। इसी प्रकार से इनकी टोटल संरचना होती है। आपको दिख रहा है कि उड़ने का कार्य कीट भी कर रहा है, चमगादड़ भी कर रहा है और पक्षी भी कर रहा है। इनके कार्य समान है, परंतु इनकी संरचना आपको देखने को मिल रही है। इसके में स्केलेटन पाया जा रहा है, परंतु इनके समान नहीं है। वहीं कीट में स्केलेटन पाया ही नहीं जा रहा है। इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि इनकी मूल रचना और इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से है, परंतु इनके कार्य समान हैं। एक बार पुनः हम समजात और समरूप में क्या भिन्नताएं हैं इसको समझेंगे। को हम समझते हैं। इसके अंतर्गत आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहला है समजात और दूसरा है समरूप। ये सारे स्ट्रक्चर समजात के हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। इनके अंतर्गत मैंने बताया आपको कि इनकी उत्पत्ति और रचना समान है। जिस प्रकार से अगर ह्यूमन के आर्म में यहाँ पे ह्यूमरस है, इसी प्रकार से बर्ड्स, लिजर्ड और फ्रॉग में भी पाया जाएगा, परंतु इनके कार्य अर्थात ह्यूमन के आर्म्स किसी सामान को उठाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए हैं। वहीं बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं ये उड़ने में मदद करते हैं, लिजर्ड के चलने में मदद करते हैं, वहीं फ्रॉग को चलने में मदद करते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इनके कार्यों में समानताएं नहीं दिख रही हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। इसीलिए हम इन्हें समजात कहते हैं। इनके केवल उत्पत्ति और रचना समान होती हैं। वहीं आपको दिख रहा है ये नीचे डायग्राम, ये बर्ड्स के हैं और ये इंसेक्ट्स के हैं। इनके कार्य समान हैं। कैसे? क्योंकि ये भी उड़ने का कार्य कर रहा है और इंसेक्ट भी क्या कर रहा है, उड़ने का कार्य कर रहा है। परंतु अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी रचना की बात करते हैं, तो इनमें आपको दिख रहा है यहाँ पे बोन्स पाए जा रहे हैं, जबकि इंसेक्ट्स में बोन्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर बोन्स अब्सेंट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी रचना और इनकी उत्पत्ति समान नहीं है, परंतु इनके कार्यों में हमें समानताएं दिखती हैं। इसलिए इन्हें हम समरूप कहते हैं और इसे हम समजात कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवाश्म। जीवाश्मों के अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम जीवाश्म को समझते हैं। पृथ्वी पर हजारों करोड़ वर्ष पहले अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाया करते थे, परंतु उनकी विलुप्तीकरण का कारण यह हुआ कि वह अपने वातावरण के साथ अनुकूलन न स्थापित कर सके, जिससे उनकी प्रजातियां लुप्त हो गईं और इसी के कारण उनके प्राप्त अवशेषों या चिन्हों को ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के अनेक प्रकार के अवशेष या चिन्हों को हम चट्टानों में दबे हुए या खुदाई के कारण ही प्राप्त कर पाते हैं। जैसे वनस्पतियों के अंतर्गत शैवाल और कवक के जीवाश्म मिलते हैं, वहीं कशेरुकी जंतु के अंतर्गत हमें मछलियां, मेंढक के जीवाश्म मिलते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डायनासोर का है। यह एक प्रमाण के तौर पे हमें मिलता है कि जिससे पता चलता है जैव विकास क्रमिक परिवर्तन का एक रूप है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अवशेषी अंग से तात्पर्य यह एक अवशेष के रूप में पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मानव में। इन अंगों का कोई कार्य नहीं होता, ये कार्य विहीन होते हैं, साथ ही यह अनावश्यक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। मानव शरीर में अनेक प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे कान के स्ट्रक्चर हैं। इसके अंतर्गत आपको ये बाहरी संरचना दिख रही है। ये विकास के क्रम में सहायक होते हैं, परंतु यहीं अगर आप बात करेंगे अंदर की संरचना, यहाँ से ये अर्धचंद्राकार जो संरचना है यह एक झिल्ली नुमा होती है, इसे हम निमेषक पटल कहते हैं। इनका कोई कार्य नहीं होता है, यह एक अवशेष के रूप में हमारे शरीर में जुड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे इस स्ट्रक्चर में आंखों के इस कोने के हिस्से पे आपको दिख रहा होगा, इसे भी हम निमेषक पटल ही कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग के रूप में होता है। दांत के अंतर्गत पाई गई संरचना, जिसे हम अक्ल दांत या विश्रम तीर्थ कहते हैं, यह भी अवशेषी अंग का उदाहरण है। साथ ही बड़ी आंत के अंतर्गत अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर है, यह भी अवशेषी अंग के रूप में जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से अनेक जीव जंतुओं में भी निमेषक पटल अर्थात अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे इस मेंढक की संरचना में हम देखेंगे, इनकी आंखों के ऊपर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, यह निमेषक पटल ही होता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं चिड़िया जब आंखें अपने बंद करती हैं तो इनकी झिल्ली नुमा संरचना धुंधली हुई होती है, यह भी एक अवशेषी अंग ही है। यहीं बिल्ली के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, इसके आंखों के कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको निमेषक पटल अर्थात अवशेषी अंग दिख रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवशेषी अंग यह हमारे शरीर से अनावश्यक अर्थात बिना कार्य के जुड़ी हुई होती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए समजात, समरूप तथा अवशेषी अंग के सारे तथ्य काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।